हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज जानेंगे क्लास 10वीं का हिंदी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सीधे बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में। और ये एक पार्ट से लेकर मतलब कई पार्ट तक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पहला चैप्टर है इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। और ये चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 फरवरी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। अगर भारत में जाति प्रथा है, ठीक है ना, तो उसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? महू यानी जो मध्य प्रदेश है, उसी राज्य में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। अगला 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसको टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति को लेकर अपने अपने हित में लोग काम करते हैं, इसी के कारण क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ठीक है ना। ये देखिए 2018 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, ठीक है ना। छोटे से कास्ट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें
तीसरा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना। तो इसमें 3 गो जो उनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो इनमें से सभी कह रहा है तो ऑप्शन डी, यानी तीनों थे इसमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला जो पार्ट है आपका विष के दांत। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं इसमें इसका क्वेश्चन। कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ठीक है ना, मतलब ये कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र है, डायरी है, क्या है? तो इसका आंसर होगा कहानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार हमेशा मदन खाया करता था। ठीक है ना, वो अपने माता पिता से हमेशा मार खाया करता था। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो विष के दांत। तीसरा का आंसर क्या होगा? विष के दांत। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है अगला 5 नंबर कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली आरती पालो किसकी बहनें थी? ठीक है ना, तो इसमें खोखा। ठीक है ना, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिया था। ठीक है ना, जब मदन लट्टू नचा रहा था तो वहाँ पे खोखा चला गया और बोला कि हम भी लट्टू नचाएंगे, लट्टू मांगने लगा, जिसके वजह से मदन और खोखा में झगड़ा हो गया, जिसके वजह से मदन ने खोखा के दांत तोड़ डाला, 2 गो दांत तोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ... ईस्वी में हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500 रुपये की कार थी सेन साहब का। ठीक है ना, काला कलर था, 7,500 रुपये। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है ... से? तो खोखा से। मोटर कार जो था काला रंग का था, 7,500 का नया मॉडल आया था और उसको खतरा हो सकता था किसको? मतलब किससे? तो खोखा से खतरा हो सकता था। खोखा उस पर क्या करता था? मतलब कई तरह के काम करता था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार सेन साहब के जितने परिवार के लोग थे अपने सिद्धांत को बदल लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का सी, सेन साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा? 13 नंबर, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब अपने बेटे को बोल रहे थे। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? खोखा। ठीक है ना, तो सेन साहब बोल रहे थे कि हम अपने बेटे को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इंजीनियर की लक्षण दिखाई देता है। वह कार को बार बार क्या करता है? मतलब बैक लाइट हो गया, कई तरह के खोल खाल करता रहता है, जिसके वजह से सेन साहब क्या बोलते हैं? हम अपने बेटे को मतलब इंजीनियर बनाएंगे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? 14 नंबर है, तो सुशील लड़कियां थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ठीक है ना, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? तो ठीक है ना, परिचित होना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सुशील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का, गिरधर लाल का मदन जो था बेटा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब बुक से क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो पूरा आप अच्छा तरह से देख कर जाएंगे और कल के स्कोर आपको ऐसा करना है 90-95 पार कर देना है हिंदी में। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अमरकांत ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें 3 नंबर, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन इसका जो होगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, मेघदूत का। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। पांचवा का आंसर होगा 1823 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1783 ईस्वी में वे भारत पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन दिया है मैक्स मुलर। देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण, यानी ग्रामीण भारत में, भारत के गांवों में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, यानी भाषण है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किनको? मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, प्लेटो और कांट थे महान, यानी दार्शनिक थे। वो क्या थे? दार्शनिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इसमें डी, 18। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है? तो दयानंद सरस्वती को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मैक्स मुलर को कहे थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा मैक्स मुलर। ठीक है ना। यहाँ पे मैक्स मुलर पर टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 14 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है ना। अगला 15 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। ठीक है ना। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में का क्वेश्चन देखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है तीसरा, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है ना। थोड़ा सा उठपटांग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला 4 नंबर, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो इसका आंसर जो होगा 5वां का, ऑप्शन ए, मैक्स मुलर ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ऑप्शन ए इसका, मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
क्वेश्चन क्या दिया इसमें, देखिए, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरकस क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है, अगला आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पहिल का इसका क्वेश्चन देखेंगे, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो थे बड़े बड़े नख को क्या करते थे, पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तीसरा, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा क्वेश्चन देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो आंसर हो जाएगा नाखून को। 5 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का ब्रज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़की ने, किसने, लड़की ने। अगला क्वेश्चन ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। पाशवी वृत्ति के। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो ऑप्शन बी मनुष्य की सहजात वृत्ति का। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15-16 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया। तो छोटी लड़की ने। क्या हो जाएगा, छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही क्वेश्चन इसमें दिया है, थोड़ा सा देखते हैं उसी पाठ का, ठीक है ना। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। अल्पज्ञ पिता को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इसका दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1907 में। अगला क्वेश्चन दे, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। पाशविक वृत्ति का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इधर देखेंगे चौथा और 5वां। चौथा, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। वात्स्यायन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला चैप्टर है इसमें, देखिए यहाँ पे नागरी लिपि, ठीक है ना। अगला चैप्टर क्या है इसमें, नागरी लिपि। इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी। भारतीय, अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है ना। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी लिपि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 नंबर, नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
7 नंबर दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरहद पाद की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर रामायण की रचना किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 9 नंबर नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की रचना साहित्य की कौन विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 10 नंबर तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण भारत की। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निबंध के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ाकर मुल्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर सरहद पाद की कृति है दोहा कोश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर कह रहे हैं हिंदी के आदि कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरहद पाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, मतलब किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 15 नंबर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेरलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा देवनागरी लिपि में। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर वेतमा दानपत्र किस समय का है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 10 से 20 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर नंदी नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धारा नगरी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी नागरी लिपि का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगला पार्ट का। तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित है? तो अब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बादशाह अकबर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका सी यानी देव था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला तीसरा, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा जैनों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विधा अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमार शासक भोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो पाठ है आपका, अगला पाठ है बहादुर, ठीक है ना, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, तो इस चैप्टर को भी अच्छा तरह से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन डी अमरकांत। तीसरा क्वेश्चन है बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला जो था बहादुर को लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 5, ठीक है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? आंसर है नेपाल से। 6 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, जो बहादुर को बहुत पीटता था, ठीक है ना, थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर बहादुर को बहुत मारता था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग जाता है। माँ बोलती है, एक दिन उसको भैंस चराने के लिए लेकर जाता है, भैंस चराने के लिए, और भैंस की पिटाई कर देता है, जिसके वजह से उसकी माँ दुगुना उसकी पिटाई कर देती है और बहादुर का मन फट जाता है और वह घर से 2 रुपये लेकर भाग जाता है। 9 दूए 11 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? आंसर है बहादुर। अगला क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहानी है बहादुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर अपने आप घर से चला गया था। 17 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? आंसर है ऑप्शन ए, रविवार के दिन आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कह रहा है बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का बहादुर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर के माँ के पास चली गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा किशोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा, निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें परंपरा का मूल्यांकन, अगला चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार बोर्ड में सीधे आएंगे, तो इसको आप अच्छा तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ के जाएंगे और पूरा 100 में 100 फोड़ के आएंगे, तो ध्यान देंगे आप। अगला चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन अगला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो इसका आंसर जो होगा ऊंच गांव सानी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन बी, परंपरा का मूल्यांकन। तीसरा, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है चौथा, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। 7वां, जारशाही कहाँ थी? आंसर में रूस में। अगला क्वेश्चन है 8वां, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। 9 नंबर, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की ... भूमिका है? ऑप्शन बी, निर्णयांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस
व्यवस्था में संभव है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे? तो ऑप्शन बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब इसका आंसर देखेंगे। इसमें इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगला उसी में का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें पूंजीवादी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्वात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है इसमें, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर तोल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या दिया है, कह रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, डी, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा। एथेंस किस महादेश में है? तो इसका जो आंसर होगा, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो इसका जो आंसर होगा तीसरा का ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, साहित्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन अगला चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तबला वादन से या संतूर वादन से या बांसुरी वादन से, इससे किसी से नहीं। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, शहनाई वादक जो था ना, शहनाई से इनका क्या था, मतलब संबंध था। तो इसमें शहनाई नहीं दिया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन चौथा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा 27 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बाबूजी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, कथक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, नर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाचा। अगला क्वेश्चन, हलकारे का अर्थ होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हल जोतने वाला। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म ... ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर होगा 1938 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 9.5 साल के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 14 नंबर। कह रहा है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पिता का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है अगला
18 नंबर, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, आंसर हो जाएगा झुमक लाल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? ऑप्शन बी कथक। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ऑप्शन हो जाएगा सी रसीम वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चैप्टर है आपका अभिनयो। क्या है? अभिनयो। क्वेश्चन है लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स। दूसरा है ला शत्रुज क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईसाई मठ। तीसरा क्वेश्चन है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? ऑप्शन सी मादामोजेल द एवेन्यू। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 5 नंबर, वोल्नोपो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक छोटा सा गांव। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अभिनयो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, 7वां जो क्वेश्चन दिया इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है एवेन्यू। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना, एफिल टावर और एवेन्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, एवेन्यू किस देश में है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला 11 नंबर, कविता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवेन्यू। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन ए हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ला मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? ऑप्शन बी यानी पिकासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दिया है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन डी हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 15 नंबर क्वेश्चन, विल्नोव और एवेन्यू के बीच में कौन सी नदी है? ऑप्शन हो जाएगा ए रोन नदी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एवेन्यू क्या है? ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एवेन्यू से संबंधित ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें पहला एवेन्यू क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ईसाई मठ। दूसरा क्वेश्चन, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन क्या हो जाएगा बी अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चलिए चैप्टर चालू हो रहा है मछली। ये भी काफ़ी चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मछली चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन हो जाएगा बी सामाजिक। अगला क्वेश्चन है दूसरा, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 2 मछली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 3 गो बाजार से मछली खरीदी गई थी जिसमें से 1 मछली उसी वक्त मर गई थी या 2 मछलियाँ जिंदा थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 5 नंबर, कह रहा है 5वां, मछली लेकर कौन भाग गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा संतु। 6 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन डी हो जाएगा माँ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन बी हो जाएगा माँ ने। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? केवल पिताजी खाते थे मछली, बाकी कोई घर में मछली नहीं खाता था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर,
12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर देख लेते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मछली। अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? ऑप्शन हो जाएगा सी 3। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन हो जाएगा ए विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन सी निम्न मध्यवर्गीय परिवार। 16 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 हो गया। 17 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? आंसर लिखिए। आंसर हो जाएगा भग्गू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भग्गू कौन था? तो भग्गू मतलब जो संतू है उसके घर का नौकर था, मछली वछली काटने का काम करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में मछली गोश्त कौन खाता था? आंसर हो जाएगा बी पिताजी। 19 नंबर, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा महाविद्यालय से ली गई है। 20 नंबर, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसमें, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। ये काफ़ी लाजवाब चैप्टर है, इसको ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है ना, शिक्षा और संस्कृति चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है चौथा, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया इसमें, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हृदय की शिक्षा। 6 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन हो जाएगा बी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? 8 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ऑप्शन हो जाएगा ए 1993 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है तीसरा, टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है चौथा, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहिष्कार। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया हिंदी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और याद रखिए इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये बताया गया है, ये वीडियो बनाया गया ताकि आप अच्छा तरह से जाके अपना मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त के पास पहुँचे और वो भी जानकारी ले पाए और अच्छा से उनका भी एग्ज़ाम जाए।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।